नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं संसद में पूछे गए लिखित सवाल और उनके जवाब। प्रश्नकाल कार्यक्रम के जरिए हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस यानी अतारांकित प्रश्नों की जानकारी आपको देते हैं। अतारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा सकता है। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिक से जुड़े होते हैं, लेकिन ये लिखित पूछे जाते हैं और इनका जवाब भी लिखित ही दिया जाता है। हमारे कार्यक्रम का फोकस अनस्टार्ड क्वेश्चंस पर है। कुछ सवाल जो आपके दिमाग में चलते होंगे, इस कार्यक्रम के जरिए हम उनका जवाब आपको देंगे। कुछ योजनाएं, प्लानिंग, क्या कुछ है सांसदों के सवाल और क्या है सरकार की तरफ से दिए गए जवाब, आपको दिखाएंगे संसद टीवी की इस खास पेशकश के जरिए। आज के कार्यक्रम में सरकार बारिश के पानी को बचाने के लिए क्या कर रही है, क्या कुछ उसकी योजनाएं हैं, क्या है इसे लेकर तैयारी, होगी इस पर बात। साथ ही पेट्रोलियम उत्पाद के दामों को लेकर सबको चिंता है। क्या सरकार ने भविष्य के लिए वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा के लिए कुछ तैयारी की है? क्या सरकार ने भारतीय कंपनियों का क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी से लेन देन देने का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है? इसके अलावा क्या है प्रबंध पोर्टल, क्या है इसके काम? ऐसे तमाम अहम सवाल आज के हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शुरुआत करेंगे बारिश के पानी को बचाने की तैयारियों से जुड़े सवाल के साथ। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में बारिश के पानी का सिर्फ 8% पानी ही इस्तेमाल हो पाता है और बाकी बेकार चला जाता है। इसे लेकर राज्यसभा के सांसद बी लिंगिया यादव ने जल शक्ति मंत्री से पूछा कि क्या सरकार वर्षा जल संचयन अभियान चला रही है, जल धाराओं और पानी से भरे सरोवरों, झीलों और जलाशयों की सफाई और चौड़ीकरण जैसे कार्य कर रही है। इस अहम सवाल का जवाब जल शक्ति मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने दिया। उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय ने मॉनसून पूर्व और मॉनसून के दौरान लोगों की भागीदारी के साथ देश के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बचाने के लिए और खासकर बारिश का पानी बचाने के लिए कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स चला रही है। यह अभियान देश भर में चल रहा है। इसकी थीम कैच द रेन है। इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर शुरू किया था। इस अभियान का फोकस बारिश के पानी को बचाना है। इसके लिए नई पहल की जा रही है तो पुरानी जल संरचनाओं का रखरखाव किया जा रहा है। इसके लिए पारंपरिक वर्षा जल बचाने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत सभी जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और इन्वेंटरी बनाना, वैज्ञानिक जल संरक्षण योजनाओं को तैयार करना और जल शक्ति केंद्रों की स्थापना अभियान में शामिल है। इस अभियान के तहत देश में 256 जल की कमी वाले जिलों में 2836 ब्लॉक में से 1592 ब्लॉक को कवर किया गया है। जल संरक्षण राज्य का विषय है। जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए कदम मुख्य तौर से राज्य सरकार उठाती है। वर्षा जल संचयन, जल निकायों के सुधार, नवीनीकरण और संरक्षण के लिए जल शक्ति मंत्रालय अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चला रही है। इस काम में ग्रामीण विकास मंत्रालय भी मदद कर रहा है। साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और वाटरशेड विकास प्रबंधन के तहत जल से जुड़े काम किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में अटल मिशन, एकीकृत भवन उपनियम, मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 और शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण के तहत कवर होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय जल नीति 2012 भी वर्षा जल संचयन की सिफारिश करती है। जल संरक्षण और बारिश का पानी बचाने के लिए 33,719 चेक डैम, 1,43,246 टैंक, 29,938 ट्रेच,
1,26,000 रूफटॉप जल संचयन, 4,202 जल रिचार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, 68,000 जल संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। देश भर में वर्षा जल संचयन के लिए कुल 4,05,293 पहल की गई हैं। मनरेगा के तहत पूरे किए गए कामों पर जो खर्च है वो 9,637 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। बात पारंपरिक जल निकायों को ठीक करके फिर से प्रयोग में लाने की करें तो इसके तहत देश भर में 70,445 काम किए गए। इस काम में मनरेगा के तहत 4,917 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लोकसभा सांसद शंकर लालवानी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से पूछा कि क्या देश जीवाश्म ईंधन की उच्च खपत की चुनौती का सामना कर रहा है? क्या सरकार ने भविष्य में वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है? क्या सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए विद्युत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है? इस सवाल का जवाब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने दिया। उन्होंने बताया कि जी हां, साल 2020-21 के दौरान तेल आधारित पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 194.6 MMT और प्राकृतिक गैस की खपत 60.6 BSM थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कच्चे तेल के आयात में कमी लाने के लिए मुख्य रूप से तेल और गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि और जैव ईंधन, एथेनॉल और जैव डीजल जैसे वैकल्पिक स्वच्छ ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना शामिल है। एक वैकल्पिक और हरित परिवहन ईंधन के रूप में बायोगैस को बढ़ावा देने के मकसद से 1 अक्टूबर 2018 को किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प SATAT नामक योजना की भी शुरुआत की गई। और अगला सवाल जुड़ा है डिजिटल बैंकिंग से। डिजिटल क्रांति देश के हर क्षेत्र में आई है। सोशल नेटवर्किंग से लेकर खाना डिलीवरी और टैक्सी बुक करने तक सब कुछ अब डिजिटली उपलब्ध है। इसे भविष्य की बैंकिंग भी कहा जाता है। और इसी को लेकर लोकसभा सांसद सुधाकर तुकाराम श्रृंगरे ने वित्त मंत्री से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार का विचार एक डिजिटल बैंकिंग अवसंरचना निगम स्थापित करने की है? पूरे देश में डिजिटल बैंकिंग, द्वार पर बैंकिंग सेवाएं और डिजिटल उधार प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? डिजिटल बैंकिंग से जुड़े सवाल का जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने डिजिटल बैंकिंग, डोर स्टेप सेवाएं और डिजिटल उधार प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत MSME ऋणों के लिए ऑनलाइन सैद्धांतिक अनुमोदन देने के लिए क्रेडिट ब्यूरो, आयकर और GST आंकड़ों का एक साथ उपयोग करते हुए PSB loans in 59 minutes.com के जरिए डिजिटल उधार को टचलेस बनाने की शुरुआत की है। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग प्रणाली प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऑनबोर्डिंग के माध्यम से प्रतिस्पर्धी आधार पर MSME के लिए ऑनलाइन बिल भुगतान के लिए सक्षम बनाया गया है और ऑनलाइन भुनाए गए बिलों के अनुपात में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पेंशन भोगियों के लिए सरकार की जीवन प्रमाण पहल ने वरिष्ठ नागरिक पेंशन भोगियों को अपने वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा प्रदान की है। सरकार द्वारा शुरू किए गए PSB सुधार एजेंडा के तहत दी जाने वाली सेवाओं, ग्राहक हितैषी सुविधाओं और क्षेत्रीय भाषा ग्राहक इंटरफेस की औसत संख्या में वृद्धि के माध्यम से मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंच को बेहतर बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में आरंभ किए गए ऋण संबंधी आवेदन में से 40,819 करोड़ रुपए के वितरण के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 7 बैंकों में डिजिटल चैनल के माध्यम से डिजिटल खुदरा ऋण आवेदन की शुरुआत की गई है। ग्राहक की सुविधाओं का खास ध्यान रखा जा रहा है। विश्लेषण आधारित ऋण प्रस्ताव पर जोर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक क्षेत्र के 7 बड़े बैंकों द्वारा 49,777 करोड़ रुपए की राशि के नए ऋण बांटे गए हैं। अब PSB के कुल वित्तीय लेन देन में 72% लेन देन अब डिजिटल चैनल के जरिए किए जाते हैं।
2019-20 में डिजिटल चैनल इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की संख्या 3 करोड़ 40 लाख थी, जो 2020-21 में दुगनी होकर 7.5 करोड़ हो गई है। शाखा और मोबाइल चैनल के माध्यम से किए गए वित्तीय लेन देन का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 29% बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 76% हो गया है। इसने कॉल सेंटर, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है। फिलहाल देश के 100 शहरों में 13 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। लोकसभा सांसद चिंता अनुराधा ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्री से सवाल किया। अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने भारतीय कंपनियों के लिए क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी से लेन देन का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है। एमसीए के साथ क्रिप्टो करेंसी से लेन देन का खुलासा करने वाली कंपनियों की संख्या कितनी है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस सवाल का जवाब दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने 24 मार्च 2020 की अधिसूचना के माध्यम से 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी अधिनियम 2013 की अनुसूची में संशोधन किया है, जिसमें कंपनियों द्वारा उनके वित्तीय विवरणों के विभिन्न खुलासों और वित्त वर्ष के दौरान वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के संबंध में जो खुलासे किए हैं, वो उनमें क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी के समावेश के साथ लेन देन पर लाभ या हानि, रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार करेंसी की राशि, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी में किए गए व्यापार या निवेश के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति से प्राप्त जमा राशि या अग्रिम राशि, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण फाइल करना अभी तक बाकी नहीं है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से पूछा कि फिलहाल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में कितनी इकाइयां काम कर रही हैं और इस उद्योग से कितने लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। सरोज पांडे के इस सवाल का जवाब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने दिया। उन्होंने बताया कि उद्योग आधार पोर्टल के मुताबिक अक्टूबर 2015 से जून 2020 तक पूरे देश में 89,62,423 सूक्ष्म इकाइयां हैं, 1,22,206 लघु, 49,839 मध्यम इकाइयां हैं। देश में कुल 1,02,32,468 एमएसएमई इकाइयां हैं। 1 जुलाई 2020 को एमएसएमई की नई परिभाषा अपनाने के बाद एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एक नया पंजीकरण पोर्टल उद्यम पंजीकरण शुरू किया गया और पूरे भारत में 1 जुलाई 2020 से 12 जुलाई 2020 तक इस पोर्टल पर 33,78,252 सूक्ष्म, 2,26,697 लघु, 28,481 मध्यम इकाइयां पंजीकृत हुई हैं। कुल 36,33,430 एमएसएमई इकाइयां पंजीकृत हुई हैं। सूक्ष्म उद्यमों में अनुमानित रोजगार के आंकड़ों की बात करें तो यह आंकड़ा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2019-20 में 5,33,000, 2020-21 में 5,95,000 और 2021-22 में 1,19,000 है। अनिगमित गैर कृषि उद्यमों पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित एनएसएस के 73वें दौर की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसएमई में कार्यरत कामगारों की अनुमानित संख्या 11 करोड़ 10 लाख है। और अब बढ़ते हैं अगले मंत्रालय से पूछे गए सवाल की तरफ। लोकसभा सांसद राजेश वर्मा ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया, योजना के तहत उत्तर प्रदेश को कितनी राशि आवंटित की गई, क्या सरकार ने योजना के तहत प्रशिक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कोई योजना बनाई है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस सवाल के जवाब में बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों यानी 2018 से 2021 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 11,99,000 लोगों को प्रशिक्षित किया यानी ट्रेनिंग दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2 और 3 के तहत उत्तर प्रदेश को 156.78 करोड़ रुपए और 8.37 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए अलग से कोई स्कीम नहीं है। राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल किया। उन्होंने जानना चाहा कि क्या देश में हर साल 2 लाख से ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटनाओं के कारण होती हैं। दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। सड़क सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। और इस अहम सवाल का जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2019 तक के कैलेंडर वर्षों के लिए देश में सभी सड़कों पर मारे गए व्यक्तियों की जो कुल संख्या है वो 2017 में 1,47,913, 2018 में 1,51,417 और 2019 में 1,51,113 रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश के हर जिले में जिले से सांसद की अध्यक्षता में संसद सदस्यों की सड़क सुरक्षा समिति अधिसूचित की है। मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। मंत्रालय ने जो पहल की है उनमें शिक्षा शामिल है। इस कदम के तहत मंत्रालय ने सड़क पर चलने वालों में जागरूकता पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एनजीओ आदि के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर प्रचार, उपाय करने और जागरूकता अभियान चलाने के लिए एक योजना लागू की है। जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर साल सड़क सुरक्षा माह और सप्ताह मनाना। भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी में सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षकों के लिए एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स को ढूंढकर सुधार करने को प्राथमिकता दी जा रही है। सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन के लिए जरूरी बनाया गया है। ऑटोमोबाइल के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार किया गया है। मंत्रालय ने सभी गाड़ियों पर स्पीड लिमिट उपकरण लगाने की अधिसूचना जारी की है। हर राज्य में फिटनेस जांच के लिए केंद्रीय सहायता आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र की स्थापना की स्कीम है। मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से कठोर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 में गोल्डन आवर के दौरान दुर्घटना पीड़ित का कैशलेस इलाज की स्कीम का भी प्रावधान किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे किए गए गलियारों के टोल प्लाजाओं पर एम्बुलेंस तैनात करने का प्रावधान किया है। लोकसभा सांसद संगीता कुमारी सिंह देव ने शिक्षा मंत्री से प्रबंध पोर्टल को लेकर सवाल पूछा और अपने सवाल के जरिए उन्होंने शिक्षा मंत्री से जानना चाहा कि क्या सरकार ने स्कूल बीच में छोड़ चुके 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए प्रबंध पोर्टल आरंभ किया है। क्या सरकार ने स्कूल बीच में छोड़ चुके 16 से 18 वर्ष आयु समूह के बच्चों की मुफ्त शिक्षा जारी रखने के लिए वर्तमान सत्र 2021-22 में पहली बार वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है? क्या कोविड वैश्विक महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए सरकार की कोई योजना है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि इस विभाग ने हर राज्य और संघ क्षेत्र द्वारा पहचाने गए स्कूल से बाहर बच्चों के आंकड़ों के लिए प्रबंध पोर्टल विकसित किया है। ये एक ऑनलाइन मॉड्यूल है। इस पहल के जरिए स्कूल से बाहर बच्चों को मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। समग्र शिक्षा के तहत 2021-22 में पहली बार NIOS, SIOS के माध्यम से 16 से 19 आयु वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों को पाठ्यक्रम सामग्री और प्रमाणन प्राप्त करने के लिए अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए हर वर्ष वित्तीय मदद करने के लिए विचार किया जा रहा है। लोकसभा सांसद एन रेड्डप्पा ने जनजातीय कार्य मंत्री से सवाल किया। उन्होंने जानना चाहा
कि क्या सरकार ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु एक संयुक्त अभियान शुरू किया है। इसके तहत कितने शिक्षकों और प्राचार्यों को चुना गया है? जनजातीय कार्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता ने सवाल का जवाब दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि जी हां, जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने EMRS शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र गुणवत्ता विकास के लिए राष्ट्रीय पहल क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालन के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ सहयोग किया है। EMRS प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का पहला बैच 10 मई 2021 से 23 जून 2021 तक आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। प्रशिक्षण को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया, जिसमें NESTS राष्ट्रीय संसाधन समूह के सदस्यों से लाइव इंटरैक्टिव सत्र भी शामिल रहा। शिक्षकों ने आने वाले सालों में इस तरह के और प्रशिक्षण करने के लिए अपनी रुचि साझा की। पहले बैच में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश को कवर करते हुए 26 EMRS के कुल 120 स्कूल प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अमी याज्ञिक ने आकांक्षी खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रावधान को लेकर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से सवाल किया। उन्होंने जानना चाहा कि 3 वर्षों के दौरान देश में राज्यवार खेल संस्थान खोले गए हैं। अगर हां, तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले आकांक्षी खिलाड़ियों की मदद के लिए कोई विशेष प्रावधान है? क्या सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत स्कूलों, महाविद्यालयों, संस्थानों को कोई वित्तीय मदद दी है? और इस सवाल का जवाब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि खेल राज्य का विषय है और खेल संस्थान खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसके अलावा मंत्रालय ने खेलो इंडिया के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अलग अलग श्रेणियों में 272 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने खेलो इंडिया स्कीम के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि ग्रामीण और जनजातीय खेलों को मदद दी गई है। कोच की नियुक्ति, कोच का प्रशिक्षण और छात्रवृत्तियों के लिए भी अनुदान दिया गया है। ग्रामीण और जनजातीय खेलों के लिए कुल 8 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। 335 पदक विजेताओं के लिए छात्रवृत्तियां भी स्वीकार की गई हैं। राज्यसभा सांसद कांता कर्दम ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने देश में ग्रामीण युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है? खेलों में ग्रामीण युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? इस सवाल का जवाब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया। उन्होंने बताया कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कीमें तैयार की हैं। इनमें खेलो इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में विजेताओं और उनके कोच को विशेष पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष, राष्ट्रीय खेल विकास निधि, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन शामिल है। और इसी के साथ संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आज इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।